नमस्ते, मेरा नाम राहुल खरवड़े। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं तो ये टॉपिक बार बार आपको इकोनॉमिक्स या बैंकिंग या फाइनेंस का कोई भी विषय जब आपको रहता है उसमें आपको हमेशा ये टॉपिक देखने मिलेगा। मैंने जनरली ये टॉपिक जो है ये बीबीए सेकेंड ईयर का मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस एक सब्जेक्ट है जिसके 4th सेमेस्टर से मैंने ये टॉपिक उठाया है, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी, ये दोनों का इस्तेमाल हमारी गवर्नमेंट करती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है खासकर हमारे देश में जो महंगाई है उसे रोकने के लिए। यानी अगर हमारे देश में काफ़ी महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन नीतियों का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हमारा देश डिफ्लेशन की ओर मतलब मंदी की ओर जा रहा है तो इन पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे, हम अभी देखेंगे। इसमें जो फिस्कल पॉलिसी है इसको हम आगे आने वाले किसी वीडियो में बनाएंगे। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी इसको संभालने का काम करती है हमारे देश की रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसको बोलते हैं MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी में कुछ मेंबर होते हैं जो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कुछ भी डिसीजन लेना होगा तो वो लोग इस डिसीजंस को लेते हैं। जनरली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये अपनी रिपोर्ट हर क्वार्टर में देती है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च की, अप्रैल में, जून की जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर की अक्टूबर में और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जनवरी में MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट्स आती है और उसके आधार पर ही जो परसेंटेज कम ज़्यादा करना होता है वो करते हैं। ये सब क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जब कभी भी RBI को ऐसा लगता है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की तरफ देश जा रहा है, तो पैसे को एब्जॉर्ब किया जाता है, इकोनॉमी से पैसे निकाला जाता है। और अगर जब कभी लगता है कि देश में मंदी आ रही है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी इन द मार्केट मतलब लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट नहीं है, तो उसे छोड़ा जाता है, मतलब इंजेक्ट किया जाता है इकोनॉमी में पैसे को। तो ये संभालने का काम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब वो कैसा, आइए देखते हैं। दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स लाइक LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, देन रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, बेस रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऐसे काफ़ी सारे उसके टूल्स होते हैं। तो एक एक करके हम इन टूल्स को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपका आइडिया इसमें क्लियर हो। दोस्तों, LAF मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब लिक्विडिटी को एडजस्ट करने वाली फैसिलिटी। नाउ व्हाट इज़ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी मीन्स द थिंग्स विच इज़ ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहा जाता है सबसे फास्ट लिक्विड कैश है, देन गोल्ड है, देन चेक है, जो नियर मनी होता है उसे कहते हैं, और सबसे लास्ट में आता है रियल इस्टेट जो कि सबसे कम लिक्विडेट है, ऐसा कहा जाता है। इस लिक्विडिटी को एडजस्ट करना मतलब लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट छोड़ने का काम किया जाता है। तो अब इसमें CRR कैश रिजर्व रेशो, एक CRR होता है, दूसरा SLR। इन दोनों को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है दोस्तों। और ये दोनों भी टूल्स जो है इन्हें डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है हर कमर्शियल बैंकों को। अब हर कमर्शियल बैंक यानी कौन सी कमर्शियल बैंक? हर वो कमर्शियल बैंक जो RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 सबसेक्शन E में आते हैं। अब इसमें कौन आता है? तो इसमें आता है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ओके, RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स। तो अब इतनी सारी बैंक्स है, ये सारे के सारे शेड्यूल 2 सबसेक्शन E में आते हैं। दोस्तों, CRR और SLR एक्चुअली होता क्या है? जितनी भी कमर्शियल बैंक हमारे भारत में है, इन सभी कमर्शियल बैंकों को अपने NDTL का यानी नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का कुछ परसेंटेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना होता है, मेंटेन भी करना होता है। कुछ RBI के पास रखा जाता है, कुछ खुद के पास रखते हैं। आइए देखते हैं। NDTL नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। नाउ व्हाट इज डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी? NDTL इज इक्वल टू कासा प्लस राफा। अब कासा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट,
प्लस राफा रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड अकाउंट, जिसे हम सिंपल भाषा में RD FD कहते हैं। सो दोस्तों, जितनी भी कमर्शियल बैंक है उनके पास ये 4 मेन खाते होते हैं जिसमें लोग अपने पैसे रखते हैं। ठीक है, तो समझिए मैं एक बैंक हूँ और मेरी बैंक में आप लोगों का करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, RD है, FD है। तो आपने कुछ सेविंग में पैसा रखा है, कुछ करंट में, कुछ RD में, कुछ FD में। तो आपका जो पैसा मेरे बैंक में रखा है वो आपके लिए संपत्ति है, लेकिन मैं एज अ बैंक, मेरे लिए वो लाइबिलिटी होती है, कर्जा होता है। तो मुझे ये पैसे लौटाना है। मुझे सेविंग अकाउंट पे 3, 3.25, 3.5% दे के आपको ये आपका पैसा लौटाना है। करंट अकाउंट पे 0, लेकिन RD FD पे 6-6.25% के साथ मुझे ये पैसे आपको लौटाने होते हैं। तो दोस्तों, एज अ बैंक मेरे लिए ये लाइबिलिटी है। तो जो कासा में पैसा रखा है, यानी अगर आपने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे हमारे बैंक में रखे हैं तो हम उसे डिमांड लाइबिलिटी कहते हैं। डिमांड लाइबिलिटी यानी जब पब्लिक यानी डिपॉजिटर्स जब डिमांड करेंगे पैसे की, तब हमें उनके पैसे लौटाने पड़ेंगे। वैसे भी जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होल्डर होते हैं उन्हें डेबिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सुविधा, मोबाइल बैंकिंग सारी सुविधाएं दी जाती है। उन्हें जब कभी भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है वो अपने पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैंक इसको डिमांड लाइबिलिटी बोलती है कि जब भी लोगों ने मांगा तो वापस देना पड़ेगा। दूसरा होता है राफा रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट। ये भी लाइबिलिटी होती है बैंकों के लिए, लेकिन ये टर्म और टाइम लाइबिलिटी बोलते हैं इसे। मतलब ये पैसे भी लौटाना है, लेकिन एक समय के बाद, मतलब से 6 मंथ, 1 ईयर, 10 ईयर्स। जनरली FD लोग सालों के लिए बनाते हैं। दैट्स वाई इसको टर्म और टाइम लाइबिलिटी, इन दोनों को मिला के कहा जाता है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब समझ लीजिए कि मेरी बैंक में ये 100 करोड़ रुपए है। ये NDTL में मेरी बैंक में 100 करोड़ रुपए रखे हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है? सो इसका जो टूल्स है कैश रिजर्व रेशो। सो इसका मतलब ये है कि जितनी भी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 सबसेक्शन E में बैठती है, उन सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब कैश रिजर्व रेशो का परसेंटेज फिलहाल 3 है, 3%। वैसे इसे 300 बेसिस पॉइंट भी कहा जाता है। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भाषा में इसे बेसिस पॉइंट कहा जाता है। तो आज का रेट है CRR 3%। जनरली ये 4% हुआ करता था, हाल ही में इसमें चेंजेस हुए हैं। जिस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी फ़िलहाल चल रही है उसे देखते हुए इसे चेंज करने में आए हैं। सो 3%। तो अगर मेरी बैंक में 100 करोड़ रुपए रखे हैं, मैं कोई भी कमर्शियल बैंक हूँ, तो मुझे अपने उन 100 करोड़ रुपए उस NDTL का 3% यानी 3 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना पड़ेगा और RBI के साथ मेंटेन भी करना पड़ेगा। दूसरा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो में भी हर कमर्शियल बैंक को अपने NDTL का, आज इसका परसेंटेज 18% है, तो हर कमर्शियल बैंकों को अपने NDTL का 18% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करना पड़ेगा, बट रखेंगे खुद के ही पास। एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, अदर प्रीशियस मेटल्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सब फॉर्म में होते हैं। मतलब दोस्तों ओवरऑल 3% CRR और 18% SLR, तो हर कमर्शियल बैंक को एटलीस्ट 21% तो अपने NDTL का पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करना पड़ रहा है। अब इसके पीछे एक कारण है, ऐसा क्यों, RBI ऐसा क्यों करवाता है? सो दोस्तों इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि बहुत सारी बैंक्स जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो कई लोगों का पैसा ना डूब जाए, इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस तरीके से CRR और SLR मेंटेन करने बोलती है सभी बैंकों को। और दोस्तों ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का भी काम करता है। आइए बताता हूँ कैसे। सो ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का काम कैसे करता है दोस्तों? जब ये 24% हुआ करता था SLR, तो SLR 23.50% हुआ, देन 23% हुआ, देन 22.5 बेसिस मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स, और फिर 22% हुआ। तो दोस्तों जब ये 22.50 22.50 बेसिस पॉइंट से जब ये 22% हुआ था SLR, अब हमारे देश में अराउंड 12-13 भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, 23 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 41 फॉरेन बैंक है, 56 RRBs थी, वो अभी मर्जर होके 44 तक आ गए हैं। इनके लाखों ब्रांचेस हैं। अब इन लाखों ब्रांचेस का मोटा NDTL बनता है, सभी की ब्रांच का अपना अलग अलग NDTL।
तो दोस्तों जब ये 22.50 बेसिस पॉइंट से 22% हुआ था तो ये 50 बेसिस पॉइंट 40,000 करोड़ था। सोचिए ये कितना बड़ा आंकड़ा है। अगर आज जैसे ये 18% है SLR, और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी आकर बोलती है क्वार्टर में कि अब इसे 18% नहीं, आप इसे 17% मेंटेन करो, तो मतलब 1% जो है वो सभी कमर्शियल बैंकों के पास एक्स्ट्रा बच गया। अब जब 1% एक्स्ट्रा बच गया तो ये आज से 5-6 साल पहले जब 40,000 करोड़ हुआ करता था, आधा %, तो आज एटलीस्ट 1%, 1 लाख करोड़ के आसपास तो हो गई, या हम लोग मोटा मोटा 50,000 करोड़ ही पकड़ के चलते हैं। तो दोस्तों 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाते हैं कमर्शियल बैंकों के पास बिजनेस करने के लिए, क्योंकि हम जो पैसा बैंक में रखते हैं कासा राफा के माध्यम से, इन्हीं पैसे से बैंक आगे बिजनेस करती है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन बांटती है अपने परसेंटेज बढ़ा के। सो दोस्तों जब ये 18% से 17% हो जाता है, इसका मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट कर दिए। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि देश में मंदी आ रही है, मार्केट में पैसे नहीं हैं, इकोनॉमी संभालने के लिए पैसे छोड़ना ज़रूरी है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे डिसीजन लेती है 18% से 17% कर दिया, तो उन बैंकों के पास 1% एक्स्ट्रा बच जाता है, और जब उन बैंकों के पास 1% एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो बैंक उसी पैसे से बिजनेस करती है। लेकिन दोस्तों जब इसे कम करते हैं 18% से 17%, तब आप देखिए अचानक से बैंकों के एडवर्टीज़मेंट आना शुरू हो जाती है, और वो लोग बोलते हैं कि हमने अभी हमारे होम लोन 18.36% से 18.15% कर दिया है, 8.36% से 8.15% कर दिया है, 8% कर दिया है। मतलब वो लोग भी परसेंटेज कम करते हैं ताकि पब्लिक जो है, लोग जो है वो उनके तरफ आए, लोगों को पता चले कि नहीं अभी बैंक जो है परसेंटेज कम कर दिए, अब मैं जाकर घर ले सकता हूँ। दोस्तों जब आप होम लोन लेने जाते हो या आप कार लोन लेने जाते हो, तो जब आप होम लोन लेने जाओगे और बैंक वाले आपको 20 लाख रुपए का लोन करवाते हैं, तो ऑलमोस्ट उस 20 लाख में 20 लाख तो हमारा एक्स्ट्रा ब्याज भी जाता है आने वाले अगले 20 सालों में। तो मतलब मोटा मोटी इसमें हम लोग 40 लाख रुपए पे करते हैं, और वही कहीं अगर कुछ बेसिस पॉइंट 25 या 50 बेसिस पॉइंट से जब परसेंटेज कम होते हैं लोन के, तो कहीं ना कहीं हमारा इस लंबी अवधि में 2 से 3 लाख रुपए बचते हैं। तो लोगों को ये कैलकुलेशंस पता है जो होम लोन के लिए जाते हैं। सो दोस्तों ऐसे लोग फिर उस बैंक में पहुंचते हैं और लोन लेते हैं। जब बैंक में पहुंच के लोन लेते हैं तो बैंक बहुत सारे लोगों को होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन बांटता है। तो दोस्तों अगर होम लोन, समझ लीजिए मैं कोई बिल्डर हूँ और मैंने एक बिल्डिंग बनाया जिसमें 12 फ्लैट्स हैं। अब बैंक लगातार लोगों को होम लोन दे रही है, ओके, आसानी से अगर लोगों को होम लोन मिल जा रहा है और मेरी बिल्डिंग के 12 फ्लैट बिक गए, तो मैं खाली थोड़ी बैठूंगा, मैं दूसरी जगह ढूंढूंगा, वहाँ पे 15 फ्लैट का स्कीम खड़ा करूँगा, राइट। क्योंकि मुझे पता है बैंक लोन दे रही है, लोग घर खरीद रहे, तो मैं अगर 15 फ्लैट बनाऊंगा तो मुझे 15 फ्लैट बनाने के हिसाब से रेती लगेंगी, गिट्टी लगेंगी, सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा, मतलब जो रॉ मटेरियल लगेगा, राइट। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे बिल्डर रहेंगे जिनके फ्लैट बिक जाएंगे, तो वो लोग भी बिल्डिंग बनाने के लिए ये सब मटेरियल लेके आएंगे। तो दोस्तों ये जो मटेरियल है इसकी डिमांड क्रिएट होंगी। इकोनॉमी क्या बोलती है? इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या सीखते हैं? व्हेन डिमांड राइजेस प्राइजेस ऑटोमेटिकली राइजेस। जब किसी चीज़ की मांग बढ़ती है तो उसके दाम बढ़ते हैं। तो अगर मैं रेती, गिट्टी या सीमेंट की या लोहे की डिमांड्स जब बढ़ाऊंगा तो इसके प्राइजेस हाइक होंगे, और इसके प्राइजेस हाइक होंगे तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा। तो जब कभी भी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होता है तो देश थोड़ा इन्फ्लेशन की तरफ जाता है। ओके दोस्तों, समझ में आया आपको? इन्फ्लेशन की तरफ जाता है। दूसरी बात, अगर समझ लीजिए ये हमारे देश में 137 करोड़ आबादी है और इतने सारे बैंकों के लाखों ब्रांचेस, 137 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ लोगों को अगर कार लोन भी दे दिया बैंकों ने, अगर बैंकों के पास पैसे आ गए तो 2 करोड़ कार की डिमांड हमारे देश में क्रिएट हो जाएंगी। फिर 2 करोड़ कार को, मतलब कार एक जगह असेंबल किया जाता है, तो 2 करोड़ कार को 10 करोड़ टायर्स लगेंगे, 2 करोड़ स्टेयरिंग्स लगेंगी, 2 करोड़ कार के हिसाब से नट बोल्ट लगेंगे, सीट लगेंगी, सीट कवर लगेंगी, टॉप लगेगा, बेस लगेगा, हर चीज़ लगेगी। तो जब
इतनी सारी चीज़ें लगेंगी तो इन चीज़ों की भी डिमांड क्रिएट होंगी, इनकी डिमांड क्रिएट होंगी तो इनका प्राइस हाइक होगा, इनका प्राइस होगा तो हमारे देश में महंगाई आएंगी। तो ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि जब कभी भी इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होता है तो महंगाई के तरफ देश जाता है। मतलब अगर मंदी है और मंदी में हमने ऐसी चीज़ें की है तो इकोनॉमी में पैसा छूटता है और लोगों के बैंकों के पास पैसा आता है, बैंकों से पब्लिक के पास पैसा आता है, पब्लिक से बिजनेसेस को ये पैसे मिलते हैं और इकोनॉमी चलने लगती है। और वही इसका वाइस वर्सा अगर करते हैं दोस्तों, इसको 18% से अगर 19% करते हैं तो ये 1% एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ेगा बैंकों को। अब जब बैंकों को 1% एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ेगा तो वो उधर उनके जो होम लोन है जिनको उन्होंने पिछली बार हमने कम किए थे तो उन्होंने कम किए थे तो वो अभी बढ़ा देंगे, वो बढ़ा देंगे तो पब्लिक आएगी नहीं लेने। पब्लिक देखेगी कि अरे परसेंटेज और बढ़ गए हैं तो पब्लिक उनके पास जाएगी नहीं, पब्लिक जाएगी नहीं तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी, तो डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो देश में महंगाई नहीं आएंगी। सो दोस्तों इस तरीके से इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पैसा इकोनॉमी में छोड़े और लाए। इसी तरीके से आगे के भी टूल्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। सो दोस्तों इसके बाद रेपो मतलब रीपर्चेस ऑब्लिगेशन। ये मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी है मैंने इसको लेकर। सो ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि कम से कम 14 दिनों के लिए ये मिलता है लोन। अब ये लोन किसको मिलता है तो ये मिलता है कमर्शियल बैंकों को। कौन देता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। ओके, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको लास्ट रिसोर्ट ऑफ लेंडिंग भी कहा जाता है। जब कभी भी किसी भी कमर्शियल बैंकों के पास पैसे नहीं है और उन्हें बिजनेस करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है तो उनके पास एक माध्यम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है। तो जब कभी कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन लेने के लिए जाती है तो उन्हें लोन मिलता है इस रेपो रेट पे। इसके लिए उन्हें कुछ मॉर्गेज भी रखना होता है पर लोन मिल जाता है। इसका रेट आज का 4.40% है। यानी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेंगी तब आरबीआई इनके ऊपर ये ब्याज लगाएंगी 4.40%। और जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे ले रही है मतलब आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसे दे रही है, कमर्शियल बैंक ये पैसे ले जाकर बिजनेस करने वाली है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन जो भी है। तो आरबीआई से ये पैसा कमर्शियल बैंकों में आना, इसको भी इंजेक्शन ऑफ मनी कहा जाता है। दूसरा इसका वाइस वर्सा होता है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जब कभी कमर्शियल बैंकों के पास पैसे एक्स्ट्रा बचे हैं, उनके पास जितने पैसे उतने पैसों के लोन या डिमांड्स नहीं आई हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ऐसे समय पे वो पैसा आरबीआई के पास वापस जमा कर देते। जब आरबीआई के पास वापस जमा करते तो आरबीआई उनको ब्याज देता है और वो ब्याज रेट है 3.75%, मतलब 3.25। ये है 4.40 रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 3.75%। मतलब कमर्शियल बैंकों को ब्याज मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो जब कमर्शियल बैंकों से पैसा आरबीआई के पास आ गया तो इसको दोस्तों एब्जॉर्प्शन ऑफ मनी कहा जाता है, यानी इकोनॉमी से पैसा सक हो गया। तीसरा है एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? ये भी एक प्रकार का लोन है जो कमर्शियल बैंकों को देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट इस लोन को ओवरनाइट लोन बोलते हैं। ये लोन एक रात के लिए मिलता है एंड इसे कहते हैं इट्स 2% ऑफ एनडीटीएल। ये एनडीटीएल का 2%। दोस्तों हमारे पिछले उदाहरण में हमने देखे थे कि समझिए कि मेरे पास 100 करोड़ का एनडीटीएल है तो उस 100 करोड़ का 2% यानी 2 करोड़ का ही मुझे लोन मिलेगा एक रात के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक रात के लिए लोन क्यों? सो दोस्तों जो अभी हमने ऊपर देखा है CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, इन दोनों को डेली बेसिस पे मेंटेन करना होता है। और जब हम इन दोनों को डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं, अभी समझिए मैंने आज अपनी बैंक का दरवाज़ा खोला तो ज़रूरी नहीं है कि 50 लाख का डिपॉजिट और 50 लाख का विड्रॉल होगा। हो सकता है किसी दिन डिपॉजिट ज़्यादा आ जाए, हो सकता है किसी दिन विड्रॉल ज़्यादा हो जाए। तो जब ये ऐसा कम ज़्यादा हो जाता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए ओवरनाइट लोन निकाला जाता है। ठीक है, सो एमएसएफ के माध्यम से जब लोन ले रहे हैं तो इसमें भी इंजेक्शन ऑफ मनी हो रहा है, मतलब इकोनॉमी में पैसा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों एक बैंक रेट होता है। अब ये बैंक रेट क्या होता है? इसको रीडिस्काउंटिंग रेट कहा जाता है। इस पर भी कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और ये 2 से 3 साल के लिए रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। उसके बाद एक बेस रेट होता है। बेस रेट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बेस तय करती है कि इसके नीचे आकर आप लोन नहीं दोगे। जैसे समझिए ये 8% है, तो जब किसी कमर्शियल बैंकों को किसी को भी लोन देना है तो वो 8% से ज़्यादा ही चार्ज करेगा, कम नहीं। क्योंकि अगर वो 8% से कम चार्ज करेगा तो जितने भी लोग हैं वो किसी और बैंक की तरफ न जाते उसके पास जाएंगे जो कम परसेंटेज में लोन दे रहा है। तो इससे
मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन नहीं बनी रहेंगी, इसलिए ये एक बेस रेट रखती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों उसके बाद एक ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सो ओपन मार्केट ऑपरेशन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अगर आरबीआई खरीद रहा है, बेच रहा है, मतलब समझ लीजिए मैं आरबीआई हूँ, मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और मैं इसको बेच रहा हूँ। तो जब मैं इसको बेच रहा हूँ तो ये सिक्योरिटी मतलब मैं एक कागज़ दे रहा हूँ, प्रॉमिसरी नोट टाइप, और लोगों से पैसा ले रहा हूँ। तो मतलब मैं जब सिक्योरिटी बेच रहा हूँ गवर्नमेंट की, तो पैसा एब्जॉर्ब हो रहा है, पैसा अंदर आ रहा है, तो लोगों के पास पैसे नहीं बच रहे खर्चा करने को, और उनके पास पैसे नहीं बचेंगे तो डिमांड नहीं रहेंगी तो देश में महंगाई नहीं रहेंगी। तो जब कभी भी मंदी का दौर आता है तब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बाय किया जाता है पब्लिक से। जैसे हमारे देश में अगर मंदी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया OMO से मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पब्लिक से खरीद लेंगी तो वो प्रॉमिसरी नोट, वो डॉक्यूमेंट अंदर आ जाएगा और पैसा जो है वो पब्लिक के पास जाएगा। और जब पैसा पब्लिक के पास जाएगा तो पब्लिक उस पैसे से डिमांड क्रिएट करेंगी और देश में थोड़ी सी हलचल होंगी, थोड़ा महंगाई की तरफ देश जाएगा थोड़ा महंगाई की तरफ देश जाएगा। ऐसा वाइस वर्सा इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है इसमें भी जनरली इसी में चेंजेस करते हैं। मतलब सडनली एक दिन गवर्नर आते हैं और कहते हैं कि दिस टाइम CRR विल रिमेन सेम, रेपो रेट विल बी 0.50 बेसिस डाउन। तो 0.50 बेसिस डाउन मतलब 4.40% अगर रेपो रेट है और गवर्नर ने बोला है कि इसको 50 बेसिस पॉइंट से हम कम करेंगे, मतलब 3.90%। अब सोचिए कि कमर्शियल बैंक है जो आरबीआई से पहले लोन ले रहा था तो उसे 4.40% ब्याज देना था, और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है कि 3.90% ही ब्याज दो, तो मतलब ब्याज रेट कम हो गया। तो जब ऐसा होता है तो गवर्नर का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक आप लोग आइए और आप हमसे पैसा लेकर जाइए। तो जब कमर्शियल बैंकों को दिखता है कि रेपो रेट कम हो गया तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास आती है, उनसे पैसा लेकर जाती है। फिर पैसा लेकर जाने के बाद उधर वो अपने परसेंटेज, अपने होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन के परसेंटेज कम करती है और उधर पब्लिक को पैसे देती है। मतलब आरबीआई से बैंक से पब्लिक, फिर पब्लिक उस पैसे से डिमांड क्रिएट करती है, इकोनॉमी में पैसा आता है, वो डिमांड क्रिएट होने के बाद बिजनेसेस को पैसे मिलते हैं और इस तरीके से इकोनॉमी चल पड़ती है। मतलब जब कभी भी गवर्नर को लगता है कि देश में मंदी है तो रेपो रेट को घटा दो, जब कभी भी लगता है कि देश में महंगाई बहुत बढ़ रही है तो रेपो रेट को बढ़ा दो। मतलब अभी रेपो रेट 4.40 है, इसको 5% अगर कर देते हैं तो कोई भी कमर्शियल बैंक देखेंगे कि अरे पहले 4.40% था, अभी 5% मतलब 0.60 बेसिस से बढ़ गया, तो वो लोन लेने आएंगे नहीं, इधर अपने परसेंटेज भी बढ़ा देंगे तो पब्लिक उनसे लोन लेने नहीं आएंगी, और जब पब्लिक उनसे लोन लेने नहीं आएंगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये पूरा हिसाब डिमांड और सप्लाई का है। मतलब ये सारे टूल्स के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को बनाए रखने की कोशिश करती है। मंदी है तो पैसा छोड़ो, इन्फ्लेशन है तो पैसा खींच लो। दोस्तों इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये हमारे विषय में है, हम इसे भी आगे आने वाले वीडियोस में लेंगे। फिस्कल पॉलिसी में भी सेम टू सेम होता है। फिस्कल पॉलिसी में डेट देखा जाता है, टैक्सेस देखे जाते हैं और पब्लिक एक्सपेंडिचर देखा जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा किया जाता है। अब टैक्सेस में अगर आपके पास मतलब देश में महंगाई बहुत बढ़ गई, मतलब लोगों के पास पैसा है, तब गवर्नमेंट टैक्सेस ज़्यादा चार्ज करती है ताकि लोगों का पैसा सक हो जाए। और अगर देश में मंदी है तो टैक्सेस में थोड़ी छूट दी जाती है ताकि लोगों के पास पैसा बचे। इस तरीके से फिस्कल पॉलिसी भी काम करते हैं, इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आई होप कि जितना भी मैंने आपको समझाया है ये आपको समझेगा, और बहुत सारे मतलब इसको आप देखने के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी के आपको कुछ भी कंटेंट बुक्स में मिलते हैं, बीकॉम या बीबीए की बुक्स में, तो जब आप उन कंटेंट को पढ़ोगे तो इसको आधार रख के पढ़िएगा, आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।